देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ। जो कुछ खबरें मिल रही हैं, जो तस्वीर सामने है, उसमें यह कह सकते हैं कि दिल्ली, मुंबई, जहां तक बड़े शहर हैं, उसमें राहत की सांस है। लेकिन जैसे मैंने इस हफ्ते की शुरुआत की थी और हफ्ते के शुरुआत के जो भैया जी कहीं प्रोग्राम करता हूं मैं, उसमें तमाम सारे गाँव की चर्चा की थी, गाँव के लोगों की चर्चा की थी। क्या परेशानी है, बदहाली है, स्थितियां स्वास्थ्य की क्या हैं, स्वास्थ्य केंद्र कैसे हैं, तमाम इन बिंदुओं को मैंने देश के तमाम स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर्स और इनसे जोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन सच ये है कि इन तमाम मुहिम के पीछे बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं। बहुत सारे वो लोग लगे हैं जो बहुत स्थापित हैं। समाज उन्हें दूसरे कामों के लिए जानता है। कोई कवि है, कोई नाट्यकर्मी है, कोई लेखक है, कोई नेता है, कोई राजनेता है। बहुत सारे काम कर रहे हैं लोग समाज में, और उनको सामने लेके आना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि रोशनी कहीं से भी आए, वो दरवाजा कहीं से, वो कोई रोशनदान हो, खुले तो खुलना चाहिए। रोशनी हर तक पहुंचे कि किस तरह से उदाहरण बनते हैं, वो जरूर होना चाहिए। कहना चाहिए कि एक बार वो बात उगती है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आज हमारे साथ एक ऐसे ही देश के जाने माने कवि और लेखक, वक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और उनका स्वागत करते हैं। कुमार विश्वास जी, और गांव में मौजूद हैं इस वक्त। और एक संस्था है अस्मिता, देश की जाने माने, उसको सब जानते हैं। हमारे निर्देशक, नाट्यकर्मी अरविंद गौर साहब मौजूद हैं। मैं अरविंद गौर जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये दोनों लोग जो हैं, दोनों शख्सियत जो हैं, अपनी अपनी विधा के मास्टर हैं। देश उनको किसी और कामों से जानता है, लेकिन उन्होंने जो उदाहरण सामने रखा है वो ऐसा है कि आज सब लोग कह रहे हैं, अच्छा भाई, अगर मुझे एक बेड की जरूरत है, जरा अरविंद गौर जी से कहिए कि इस शहर में दिलवा दें, दिल्ली में। और अरविंद गौर जी जुट जाते हैं और अपने तमाम कामों को छोड़कर, लोग कहते हैं कवि ज्यादा बेहतर, डॉक्टर कुमार विश्वास ज्यादा बेहतर बताएंगे कि ऐसे एकांत में साधना अच्छी होती है लेखन कर्म की। नाट्यकर्मी बताएंगे कि सोचने के लिए अच्छा समय मिलता है। लेकिन ऐसे समय को इन्होंने दूसरी विधा में लगा दिया। दोनों को मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं और स्वागत करता हूं। सबसे पहले कुमार विश्वास जी से शुरू करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, तमाम सारी बातें हैं, आपको तमाम सारे व्यक्तित्व हैं, तमाम व्यक्तित्व के फलक हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि गांव की तरफ जो मुड़े आप, उसने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है सामने। और गांव की स्थिति में आपने तब्दीली लाने का, किट से लेके तमाम सारे, तो गांव की तरफ कैसे सोचा आपने? और बहुत पहले सोच लिया, जो तब तक सोचते लोग उससे पहले भी सोच लिया आपने। डॉक्टर कुमार विश्वास। मैं प्रतीक आपको बताऊं कि जब से हम काम कर रहे हैं, पहली बात तो अरविंद भाई आज आपके साथ मौजूद हैं, तो उन्हें भी मेरा प्रणाम पहुंचे। हम दोनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन में एक साथ रहे साथियों में हैं, और वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। और विशेष रूप से जो आपने गुरु कहा, गुरु तो वही हैं। हम लोग तो भी सीखने की परंपरा में, उनके निर्देशन में, उनके क्राफ्ट्समैन में इतने बड़े बड़े चेहरे निकले हैं जो आज मुंबई में और पूरी दुनिया में रोशन है, और वो अद्भुत काम कर रहे हैं। कई बार कई केसों पे हम दोनों मिलके काम करते हैं। वो मुझे भेजते हैं, भाई जरा देखो, और मैं उन्हें भेजता हूँ कि भाई साहब जरा देखिएगा। तो अब से जब मैं ये काम कर रहा था, तो 15 दिन पहले गांवों से खबरें आनी शुरू हुई। और जहां मैं इस समय बैठा हूं मेरे खेत पर, वहां जो मेरे साथ लोग काम करते हैं इस समय, आप देखिएगा मक्का की नलाई चल रही है। नलाई हमारे इलाके में कहा जाता है उसमें से बीट्स निकालना, और ईख की भी नलाई चल रही है। तो जो लोग साथ में काम करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि गांव में क्या हालत है, तो उन्होंने कहा साहब कुनैन लेने गए थे तो कुनैन मिली नहीं, वरना कुनैन रख लेंगे साहब। यानी कि पैरासीटामोल वो रख लेंगे या कुनैन वो रख लेंगे। हाइड्रोक्लोरिक क्लोरोक्वीन भी नहीं है वहां पर। सो मुझे लगा ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल का वक्त है। और फिर मैंने अपनी टीम से कहा कि देखो, शहरों में तो फिर भी लोगों के रिलेशनशिप हैं, लोग सुन लेते हैं, अस्पताल भी है, पैसा होता है तो अस्पताल भी मिल जाता है, नर्सिंग होम भी मिल जाता है। गांव तो बहुत बड़ी दिक्कत में है। तो आज से लगभग 12 दिन पहले हमने गांव के प्रधानों से बातचीत शुरू की, और मैंने उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की 10-10 के पैटर्न पर। आप समझते ही हैं कि टीवी देखने की वजह से, आप लोगों के कारण, थोड़ी लोकप्रियता के कारण, गांव के प्रधान में एक आदर का भाव भी रहता है, एक उत्सुकता का भाव भी रहता है। और नए प्रधान जीते हैं सब लोग, तो सब बड़े उत्साहित थे और सब बड़े उत्सुक हुए। और मैंने उनसे कहा कुछ मत करो, जैसे बारात आती थी और जनवासा एक तैयार करते थे, ऐसा एक 20 बेड का जनवासा तैयार करो। सामुदायिक केंद्र में तैयार कर लो, जहां स्कूल हो वहां तैयार कर लो, खाटे मांग लो, फोल्डिंग मांग लो, बिस्तर मांग लो, खाना इकट्ठा कर लो। 10 लड़कों की वॉलंटियर्स की टीम की ट्रेनिंग मेरे डॉक्टर्स करा देंगे। बाकी दवाई, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बाकी सब चीज मैं भेज दूं। बस इस पर वो खुश थे।
फिर हमारा काम शुरू हुआ, हमने दवाइयां खरीदनी शुरू करी और हमने मांगना शुरू करा, लोगों ने देना शुरू करा। तो आज जब मैं आपसे बात कर लोग रहा हूँ डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि बेड नहीं मिलता, अस्पताल नहीं मिलता, डॉक्टर नहीं मिलता। डॉक्टर कुमार विश्वास को कैसे मिल जाता है? और ये कुछ लोगों को पुलिस ने पूछताछ भी करी इस मामले पे। तो हम ये जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं डॉक्टर कुमार विश्वास को ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे मिल गए, इतना कैसे सामान इकट्ठा हो गया, कैसे हुआ? पूछने की बात है और ये मिलने की बात है। सबको सब कुछ नहीं मिलता है, सबको परसेप्शन नहीं मिलता है, सबको सत्ता नहीं मिलती है, कुमार विश्वास को वोट नहीं मिलती है, जमानत जब्त होती है जब हम लोग लड़ते हैं, लेकिन हमको डॉक्टर्स बैठ देते हैं। हम किसी अस्पताल के मालिक को फोन करते हैं ग्वालियर में और कहते हैं कि भाई साहब मेरा नाम कुमार विश्वास है, मैं कवि हूं। अरे मैं तो आपको जानता हूं, आपका राम वाला देखा था मैंने, बताइए क्या काम है? आपके गेट पर एक लड़की खड़ी हुई है, 8.5 महीने की प्रेग्नेंट है बच्ची, कोरोना से पीड़ित है, पति एक्सपायर कर गया, जरा देख लीजिए। आपकी कुछ लगती है? नहीं भाई साहब मेरी कुछ नहीं लगती है, ट्विटर पे कहीं से गुहार आई थी, प्लीज देख लीजिए, ये नाम है, नंबर है। आदमी कहता मैं देख रहा हूँ और उसके बाद अपडेट करता है, कुमार साहब वो बिटिया को देख लिया है, आप चिंता मत करिए, हमारी बेटी जैसी है। मैं जानता भी नहीं उस लड़की को, कभी मिलेगी भी नहीं। तो भैया सब कुछ नहीं मिलता, या तो परसेप्शन मिलता है, या सत्ता मिलती है, या ताकत मिलती है। दुर्भाग्य से मेरा और अरविंद गौड़ का काम था मेहनत करके, नाटक करके, कविता लिख के टैक्स देना सरकारों को, और बाकी सारा काम सरकारों का था, अभिभावकों का था। पर अभिभावक फरार हो गए तो मेरे और अरविंद गौड़ के हिस्से काम आ गया, और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के हिस्से काम आ गया। तो बेड भी मिल जाता है। जो मैं गांव का आपको बता रहा था वो सुनना जरूरी है प्रतीक, और आपके दर्शकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। बहुत सरल काम है, आप एक कोविड केयर किट बनवाइए। एम्स के डॉक्टर्स ने जो प्रेस्क्रिप्शन दिया है 10 दिन का, जिसमें जिंक है, जिसमें कैल्शियम है, एजिथ्रोमाइसिन है, आइवरमेक्टिन है, पैरासीटामोल है, एक ऑक्सीमीटर है, एक थर्मामीटर है, 2 N95 मास्क है और 2 सैनिटाइजर की बोतल है। इसको बंद करिए, 300-400 रुपए में सामान बन जाएगा। अगर 4,000 रुपए देना चाहते हैं तो 10 बनाइए, 100 देना चाहते हैं तो 4 लाख रुपए लगा के बनाइए, 1,000 बना के आसपास के गाँव में वहां के प्रधानों को, वहां के सेंटर्स को बांट दीजिए। इंतजार मत कीजिए कि आरटीपीसीआर होगा, एंटीजन होगा, जिसमें प्रारंभिक लक्षण दिखे वो ये खाना शुरू कर दे। तो अगर हमने मॉडरेट पे रोक लिया, उसको माइल्ड पे रोक लिया, तो हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव को बचा सकेंगे और गांव में मोर्टेलिटी कम होगी। संयोग से आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमने 50 का लक्ष्य लगभग पहुंच गया है। अगले कुछ दिनों में हमारा लक्ष्य है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर 1000 गांवों में हम ये कोविड केयर सेंटर तैयार कर दें और कोविड केयर किट भेज दें। इसके लिए बहुत सारे लोग, कोई सैनिटाइजर भेज रहा है, कोई पैरासीटामोल भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, और जो नहीं भेज रहा है वो हम अपने पैसे से पैसा लगा के अपने कुछ दोस्त और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जरूर जानना चाहेंगे, कुछ लोग हैं, मुझे कोलकाता से एक मैसेज आया है, उन्होंने कहा कि चंद्रनगर से है मैसेज, और उन्होंने पूछा है कि डॉक्टर साहब से अगर जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं, उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं, जरूर आप बताइएगा। मैंने प्रतीक इसमें बहुत अच्छा, ये देश महान देश है, मदद करिए तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप देख ही रहे हैं। तो मैंने अपने ऑफिस से कहा कि भाई जब तक ये कोविड कार्य चल रहा है, जो मेरा ट्रस्ट है विश्वास ट्रस्ट, उसमें से पैसा जाना चाहिए, उसमें आना नहीं चाहिए। अब आप पूछेंगे लोग मदद कैसे कर रहे हैं, तो हमको कोई कॉल करके कहता है कि साहब मैं आपको एक 50,000 रुपए देना चाहता हूँ, मैं मदद करना चाहता हूँ, तो हम उसको कहते हैं भाई साहब ये दवाइयां हैं, ये ऑक्सीमीटर है, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ये खरीद के हमारे यहाँ तक भिजवा दीजिए, हम मंगा लेंगे, हम आगे पहुंचा देंगे और आपको उसका फोटो, उस आदमी का नाम नंबर भेज देंगे। या आपके पास वेंडर नहीं हो तो हम वेंडर दे देते हैं जो दवाई देने वाला है, और लोग उस दवाई देने वाले को कहते हैं कि साहब मेरे 500 पैकेट लिख लीजिए, मेरे 100 पैकेट लिख लीजिए। हमने हर गाँव में 5 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी लगवाया। अब देखिए क्या है, किसी का 88-85 आया, यहां से प्रतीक पैनिक शुरू होता है। हमने बहुत सारे दोस्त खोए इस चक्कर में, आपने भी बहुत सारे परिचितों का नुकसान झेला होगा। अगर आप उसको ऑक्सीजन की एम्बुलेंस आने तक 92, 93 तक बरकरार रख पाए, वो 5 लीटर का लगा के। और दूसरी बात, जो कहते हैं डॉक्टर नहीं मिलता, 200 डॉक्टर्स का पैनल है इस समय हमारे पास, 200। एक गांव पर 3 डॉक्टर हैं 6-6 घंटे पर, 8-8 घंटे पर। वो व्हाट्सएप कॉल करते हैं, पूछते हैं, और वहां उनके नाम नंबर लिखे हुए हैं, और सब निःशुल्क है। लेकिन सबके साथ बात करनी पड़ती है, अपने परसेप्शन को आगे लाना पड़ता है। मैं इन सारे विधायकों से, मंत्रियों से, इन सारी राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूं। मैं एक सवाल अरविंद जी के पास जाऊं। अरविंद जी मेरे साथ बहुत देर तक हैं आज, और अरविंद जी से आज बातचीत का लोगों के से और सरोकारों का भी लोग जानेंगे उनसे। डॉक्टर साहब हमारे पास कुछ देर के लिए हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूं। लोग पूछ रहे हैं कि गाँव की स्थिति के बारे में चर्चा हो रही थी, तो वास्तव में गांव की रीढ़ की, आर्थिक स्थिति की रीढ़ जो है वो टूट गई है। लोग जानना चाहते हैं कि इस वक्त अगर मदद की ज़रूरत है तो अगर खड़े हो गए तो फिर वास्तव में खड़े हो जाएंगे, या आर्थिक स्थिति भी डामाडोल होती जा रही है? पहली बात, ये गांव, आप शहर वाले गांव पर निर्भर होंगे, गांव आप पर निर्भर नहीं है।
मैं जिस जिस जगह पर बैठा हूँ, जो मेरा केवी कुटीर है, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे पिताजी हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, जब यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ मैं खाने की जब वो देखता हूँ, अपनी थाली देखता हूँ, नमक के अलावा कुछ बाहर से नहीं लिया है। चावल यहीं उगा रहा हूँ, गेहूं यहीं उगा रहा हूँ, सब्जियां नहीं यहीं उगा रहा हूँ। आप डॉक्टर साहब आपकी डॉक्टर साहब आपकी बात नहीं कर रहा था। आप तो कह रहे हैं कि आप तो चलिए फार्म हाउस में होंगे, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, गांव की स्थितियों पे बात कर रहे बाहर के लोग भी, मैं बताता हूँ प्रतीक, देखिए गाँव पर आप निर्भर है, गाँव आप पर निर्भर नहीं है। उसके पास दूध है, उसके पास खाना है, उसके पास गुड़ है, उसके पास चीनी है, लेकिन अगर वो बीमार पड़ गया, अगर वो मर गया, अगर वो अस्पताल में गया, तो आपके बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, आपको चीनी नहीं मिलेगी, इस बार आपको इस बार चावल नहीं मिलेगा। तो शहर के अपार्टमेंट में रहने वाले स्वार्थी लोगों, गांव को मत बचाओ, खुद को बचाओ। अगर तुमने गांव नहीं बचाए इस देश के, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यूरेनियम थोड़ी है कहीं से खोद के मंगा लोगे गेहूं को, ये कोई टंगस्टन थोड़ी है कि खरीद लोगे, पैसा जेब में है। ये भाई, तो इसलिए गांवों की तरफ चलिए, उनको देखिएगा, वो बहुत बुरी हालत में है। मैं संयोग से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूं, जहां अभी ठीक स्थिति है, नहीं तो समृद्धता है। देखिए, हमने फूड किट्स की भी बात की गांवों में, आपको आश्चर्य होगा प्रतीक, कितनी खुददारी है गांवों में। उन्होंने कहा सब खाने पीने का तो हम कर लेंगे साहब, कोई भूखा नहीं मरने देगा। ये है गांव हमारा, और ये हमारे शहर है। ये 1 करोड़ के अपार्टमेंट वाले मजदूर गया तो ये बालकनियों पे थाली बजाते रहे, बाहर निकल के उन्होंने नहीं कहा कि तू मत जा, मैं तेरा भाई खड़ा हूं, तू मेरा ड्राइवर है, तू मेरा कुक है, तू मेरे घर में पोछा लगाता है, बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूं। ये हमने नई मानवता बनाई है। तो इसलिए थोड़ा सा आक्रोश मुझे इस बात का है, मुझे क्षमा करेंगे, शहर के लोगों से अनुरोध है। आक्रोश इस बात का भी है क्या डॉक्टर साहब? आक्रोश इस बात का है कि अरविंद गौड़ को खड़ा होना पड़ा, डॉक्टर कुमार विश्वास को खड़ा होना पड़ा, जो यह प्रोग्राम के आखिर में और सारे लोग आएंगे, इसलिए क्योंकि सिस्टम फेल हुआ, या सरकार फेल हुई, या निराशा आई, या दोनों लोग फेल हो गए, पूरा सिस्टम दिखाई दिया कि अंधेरा सा है। अंधेरा अंधेरा है। अब आप अरविंद गौड़ से पूछिए, वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास कर्ण की स्क्रिप्ट पड़ी है, मैं एडवांस लिए बैठा हूं, मैं डायलॉग नहीं लिख पा रहा हूं। मेरे को फोन करते हैं वासु बगनानी के, भाई क्या हुआ, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। मेरे पास एक 10 एपिसोड की सीरीज पड़ी हुई है, वेब सीरीज, उसको नहीं लिख पा रहा हूँ। मेरे को एक किताब पूरी करनी थी, मैं वो नहीं लिख पा रहा हूँ। मेरे पास 4 प्रोजेक्ट है। मेरे पिताजी कहते हैं बेटा कर ले। रात को बैठता हूँ, 11:30 बजे फोन आ जाता है कुमार संजय सिंह का, भाई वो फला पत्रकार की तबीयत खराब हो गई, भैया जरा बोलना। फिर डॉक्टर महेश शर्मा को जगाता हूँ, भैया जरा देखना, एक बेड लगाना। अच्छा यार भाई कुमार, मैंने कहा भैया लगा दो, कहीं लगा दो, गैलियम लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो। ये चिरौरियां करनी पड़ती है। ये काम मेरा था क्या प्रतीक जी? डॉक्टर मेरा काम था वोट नहीं, आपका काम था कविता, आपका काम था कविता लिखना, कवि सम्मेलन, और एक विचार रखना, समाज के सामने जो वक्ता है उसका विचार रखना, ये आपका काम था, और इसमें आप बखूबी निभा रहे थे। मैंने टैक्स दिया करोड़ों का। आपने जब मांगा पीएम केयर फंड में, मैंने तब भी पैसा दिया। स्टेट ने मांगा तो मैंने तब भी पैसा दिया। और मैं अपने अभिभावकों की तरफ से आंख मूंद के सो गया कि मैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आएगी तो मेरे अभिभावक खड़े हैं। ये क्या होता है कि पिता है, ये क्या होता है कि बड़ा भाई है, ये क्या होता है। मैंने अभी बोला अरविंद गौड़ के बारे में, हम लोग लगभग 3 साल से नहीं मिले, तब भी हमने कहा हमारे बड़े भाई हैं। एक मेरे को लगता है कोई बच्चा एक्टिंग सीखने जाएगा तो मैं अरविंद गौड़ को एक फोन करूंगा, भाई साहब इस बच्चे में बड़ा स्पार्क है, जरा इसे क्राफ्ट कर दीजिए। और ये अपने बेटे की तरह से क्राफ्ट कर देंगे। ये होता है भरोसा, ये होता है आत्मविश्वास इन सरकारों के ऊपर, किसी की भी पार्टी की हो, हमारा यही भरोसा डॉक्टर कुमार विश्वास। अरविंद गौड़ जी के बाद मैं बताऊं आपसे, आज से कोई 2.5 हफ्ते पहले की बात है, एक कॉल आया, और मेरे इस प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर हैं बाय द वे, और वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं जो सामने नहीं आते लेकिन वो बहुत सारा काम कर रहे हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास इस बात से अरविंद गौड़ जी परिचित हैं। आशीष ने मुझसे कहा कि आप भेजिए, फोन नंबर भेजिए, बेड नहीं मिल रहा, मैं कोशिश करता हूं। और सच तो यह है कि अरविंद गौड़ जी ने उसको बेड दिलवा दिया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हम उसको बचा नहीं पाए, उसकी जान नहीं बचा पाए, क्योंकि देर हो चुकी थी, लेट हो चुका था, ऑक्सीजन लेवल लगातार जान रही। अब कुछ और चैलेंजेस उस परिवार के सामने देखे जाएंगे। अरविंद गौड़ जी, मैं आज स्वागत करता हूं और आपके पास रुक करता हूं। मैंने आपको देखा, स्ट्रीट पे काम करते हुए देखा, आपको हमने मंचन करते हुए आपके प्रोग्राम्स देखे। स्ट्रीट पे जब आप थे तो आप सरोकारों से जुड़े हुए थे, थिएटर कर रहे थे, स्ट्रीट थिएटर कर रहे थे। तो मुझे लगता है अमूमन लोग कह देते कि अच्छा देखिए साहब, ये तो सिर्फ बोलने वाले कलाकार हैं। लेकिन सच बताएं ईमानदारी से, जब डॉक्टर कुमार विश्वास को देखता हूं, जो वहां से जब वो बोलते हैं, जब आपको देखता हूं स्ट्रीट पे बोलते हुए, और जब किसी के लिए अस्पताल के बेड के लिए जद्दोजहद करते हुए, तो लगता है कि सच में ये सरोकार से वास्तव में जीते भी हैं। अरविंद गौड़ जी। जी प्रतीक भाई, कुमार विश्वास ने अभी जो बातें की, बहुत ही मतलब दिल को छूने वाली बातें हैं। अब जो जमीन पे काम कर रहे हैं बहुत सारे साथी, उसमें कुमार विश्वास का काम बहुत ही संगठित और बहुत तरीके से है। हम लोग तो बस दोस्तों की मदद से करने की कोशिश करते हैं, और हमारे बहुत सारे अभिनेता इस समय उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में अपने घरों को वापस जा चुके हैं।
तो हम उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये है कि मदद एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचती है और लगातार एक श्रृंखला बनती चली जाती है, और श्रृंखलाओं के माध्यम से कौन व्यक्ति कहाँ पर मदद कर देता है पता नहीं होता है। तो ये इस समय सबसे बड़ा है कि हमारा समाज का जो सामाजिक ढांचा है वो इतना मजबूत है, उसी के वजह से समाज अभी बचा हुआ है, जिंदा है, और उसी के कारण काम हो रहा है। वरना हमारी सरकारें, हमारा पूरा सिस्टम, जिसको हम सिस्टम कहते हैं, वो सब फेल हो चुका है। जिनको काम करना चाहिए था वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जिनको आगे बढ़कर लोगों की मदद करनी चाहिए थी, बिस्तर का प्रबंध करना चाहिए था, ऑक्सीजन करना चाहिए था, दवाई करनी चाहिए थी, वो शायद जो है अभी भी राजनीति के अपने ही चंगुल में फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाज जो है ये टिका हुआ है लोगों के ऊपर, और लोग, बहुत सारे लोग हैं, मैं और तुम्हारी विश्वास, हम तो सिर्फ एक कड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत काम कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से हम काम कर रहे हैं। तो भारत में सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ सामाजिक ढांचा, और जैसा कि कुमार विश्वास ने कहा, हमारा ग्रामीण ढांचा बहुत मजबूत है, लोग एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। और मैंने देखा है अभी पिछले 4-5 दिन में दिल्ली के अंदर एक बीमारी के अलावा अभी बहुत सारे मरीजों को खून की बहुत ज्यादा जरूरत है, और खून देना बंद हो चुका है, ब्लड बैंक खत्म हो चुके हैं। जब मैंने अपील की तो आप भरोसा कीजिए रोजाना 10 से 15 लोग सामने आ रहे हैं और अपनी जान का खतरा लेकर वो हॉस्पिटल में जाकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ इस तरह का है कि लोग काम करते हैं, और इसी वजह से हो पा रहा है। वरना तो मैंने अपने बहुत सारे एक्टरों को खोया है, एक्टरों के परिवारों में उनके पिता गए, माता जी गई, बहुत सारे। मैं पिछले 1 सप्ताह से लगभग रोजाना ही किसी ना किसी अंतिम संस्कार में जा रहा हूँ, और मतलब एक ऐसा जाने के बाद लगता है कि हम किस सिस्टम में रह रहे हैं, जिनको हमने वोट दिया वो क्या काम कर रहे हैं। और मैंने अपने एक एक्टर खोया, बहुत बड़ा एक्टर था राहुल बोरा। बोरा का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने अपना ऑक्सीजन मास्क दिखाया और कहा कि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं आ रही है। और जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं वो दिल्ली का भीतरी हॉस्पिटल है, जहां कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, लेकिन उसको ऑक्सीजन नहीं मिली और हमने बेहतरीन अभिनेता खो दिया। तो ये कि इलाज सिर्फ हॉस्पिटल जरूरी नहीं है, बिस्तर जरूरी नहीं है, जरूरी है वहां पर जाने के बाद हम मरीज के साथ क्या व्यवहार करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अरविंद जी, एक सवाल है, मैं डॉक्टर कुमार विश्वास, अरविंद जी एक सवाल आपसे है, फिर मैं क्योंकि डॉक्टर कुमार विश्वास के पास जाऊं, एक सवाल आपसे। लेकिन एक चेहरा आपने भी देखा होगा, और वो चेहरा भी खूब दिखाई दिया, और वो चेहरा था 20,000 30,000 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड 5-5 10-10 लाख रुपए लोगों ने दे के बेड को रुकवा दिया। लोगों ने सिलेंडर की कीमतें, इंजेक्शन, ब्लैक, तो ये भी सब खूब देखा होगा आपने। और वो आप याद करिए अप्रैल का वो जो 20-22 अप्रैल के आसपास का मंजर, और भागम भाग, और लोग एक दूसरे बेतहाशा एक दूसरे की तरफ देखते हुए। सबक मिले कुछ? एक समाज को तो सबक है, समाज से भी कुछ देखने का आपको, क्योंकि एक बड़े संवेदनशील इंसान है आप, तो आपको भी एक कलाकार होने के नाते आपको भी एक कुछ चीज देखी होगी आपने, आप शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। इसमें जिन लोगों को सबसे बड़ी बात है, जो बहुत सारे हमारे दोस्त थे, कुमार विश्वास ने जो बात की, हमारे जो रोजाना 3-3 4-4 घंटे हमारे पास आकर बैठते थे, आज बड़े पदों पर हैं, उन लोगों ने फोन नहीं उठाए। एक तो सबसे बड़ा सबक ये मिला कि आप इन बड़े लोगों पर भरोसा मत कीजिए। आपके छोटे साथी जो वो ज्यादा मदद कर देंगे, बड़े लोग कई मदद नहीं करते हैं। दूसरा है कि समाज के अंदर जिस तरह का एक वर्ग तबका पैदा हुआ जिसने काला बाजारी की, ब्लैक में इंजेक्शन बेचे और तमाम तरह के सिलेंडर से तमाम जगह के नाम पर ठगी की, वो भी समाज में बहुत बड़ा वर्ग निकल कर आया। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा सबक ये है कि यहाँ पर जब भी विपदा आती है, जब भी कुछ होता है, तो समाज से ही मदद मिलती है, लेकिन उसमें समाज में जो लाभ लेने वाले जो लोग हैं, चाहे वो कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, चाहे पैसे के बल पर कर रहे हैं, या समाज का बड़ा तबका है, वो हमेशा वही काम करेगा जो उसकी नेचर है। लेकिन समाज का बहुत बड़ा तबका एक दूसरे मदद कर रहा था। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि इसमें सबसे बड़ी बात है हिम्मत की। जैसे बहुत सारी घटनाएं सामने है कि जहां परिवार ने और बड़े करोड़पति परिवार ने अपने ही मृत पिता को या माता को हाथ नहीं लगाया। तो ये इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं, उससे संवेदनशीलता का तभी पता लगता है। तो मैं सिर्फ कहना चाहूँ कि इसमें डरने से जरूरत नहीं होती। जिन लोगों ने आपको पाला पोसा, या जो आपके अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, और आप उनकी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे, तो फिर कौन मदद करेगा? तो विशेष रूप से शहर के लोगों से यही बात है कि निश्चित तौर से सामने आइए, मदद कीजिए। ये विषय आगे बहुत सारे अध्ययन का,
जी, ये वक्त जो है आगे आने वाले समय के लिए रिसर्च का, अध्ययन का विषय बनेगा। बहुत सारे मानवीय संवेदनाएं, मानवीय पहलुओं के लिए इस पे नाट्य और बहुत सारे लिखा जाएगा। डॉक्टर कुमार विश्वास, ये जो प्रश्न है जो मैं पूछ रहा हूं, इस प्रश्न को हर व्यक्ति, अगर आप ये प्रश्न उल्टा मेरे से कर देंगे तो मैं भी अपनी तरह से जवाब दूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि डॉक्टर कुमार विश्वास को क्या कंपेल किया, किसने कंपेल कर दिया, किसने विवश कर दिया कि नहीं आप मंच से नीचे आए, कविता के मंच से नीचे आए, और जो कविता में जो संवेदनाएं आप देख रहे थे या पिरो रहे थे, वो समाज में जो जरूरत है उसमें आप घुल मिल जाएं और गांव की तरफ चल दें। देखिए, उसमें तो क्या है, हमारी वो मिट्टी में, किसी किसी आदमी की मिट्टी में होता है, किसी किसी उसमें सोच में होता है। अरविंद भाई कलाकार हैं, हम कलाकार हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तराखंड में त्रासदी हुई तो हम अपना 18 डॉक्टर और 100 कार्यकर्ता लेके तीसरे दिन ही चढ़ गए पहाड़ पर, और 15 दिन उतरे ही नहीं वहीं से, वही काम करते रहे। ऐसे ही जब देश में आंदोलन चला तो उसमें भी सबसे आगे खड़े होकर उसके लिए करते रहे। और जो अरविंद भाई ने कहा है कि जो तथाकथित बड़े थे, इन व्यवस्थाओं की नंगई तो इतनी है, मुझे कहते में शर्म भी आती है, मुझे कहना नहीं चाहिए, जो युद्ध चल रहा है, युद्ध के समय अपने महारथी और सेनापतियों की आलोचना करने से कोई हासिल नहीं होता। ये बेशर्म जो बताते हैं कि हमने ऐसी व्यवस्था बना दी, हमने ये अस्पताल बना दिए हैं, इनकी घरवालियां बीमार हुई, ये खुद बीमार हुए, इनके बच्चे बीमार हुए, तो एक अस्पताल नहीं था इनके पास सरकारी जिसमें जाके लेट सकें। ये जाके मेदांता में लेटे, मैक्स में लेटे, फोर्टिस में लेटे, इन्हें लेटते हुए शर्म नहीं आती। शिक्षा बनाते कहते हमने स्कूल बना दिया, इनके बच्चे पढ़ते हैं डीपीएस में। किसको बेवकूफ बना रहे? इस देश के लोग पहचाने, इस देश के लोग उन लोगों को पहचाने जो मदद के साथ सामने आ रहे हैं। इस देश के लोग उन लोगों के चेहरे पहचाने जो घरों में घुस गए, जिन्होंने फोन नहीं उठाया। मेरे पास भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने फोन नहीं उठाया, जो कवि सम्मेलन में आगे का टिकट मांगने के लिए मुझे कहते थे, और एक बार मैं नाम लेता था, 3 दिन खुश रहते थे। कुमार भाई आपने बड़ी इज्जत रखी, और उन्होंने एक 100 बेड का अस्पताल खोल रखा है, तो 4 बार मैं फोन नहीं उठाया। ईश्वर की कृपा से मैंने अपने लिए नहीं कहा, किसी के लिए। ईश्वर की कृपा से मेरे एक भाई को कोरोना हुआ था, वो आराम से घर पे अपनी दवाइयां खा के और सकारात्मकता के साथ ठीक हो गया मेरठ में। मैंने तो दूसरों के लिए कहा, उनके लिए कहा जिनके आंसू मुझसे, और उसके बाद भी अरविंद भाई जानते होंगे, मैं जानता हूं, प्रतीक रात को चीखे सोने नहीं देती। रात को 11:30 बजे 12 बजे आदमी चीखता है, बचा लीजिए, बस बचा लीजिए। मुझे लगता है मेरे हाथ में होता तो मैं इसको पता नहीं क्या दे देता। और वो लोग क्या मांग रहे थे तुमसे? सांस मांग रहे थे भाई साहब, ऑक्सीजन मांग रहे थे। तुमसे कौन सा उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन मांगा था? तुमसे कौन सा वो आकाश में उड़ने वाला राफेल मांगा था? और तुम पे वो नहीं दिया गया। तुम 25 दिन इसी में लगे रहे, तू गलत तू गलत तू गलत। कैसे बेशर्म लोग, रात को सोते कैसे हैं? हमको तो नींद नहीं आती, मैं नहीं उठता था। मेरे पिताजी कहते कैसे उठ गया बेटा? मैंने कहा वो 5:30 बजे फोन आ गया जी, वागीश दिनकर जी का, उनके समधी को सांस नहीं आ रही है, चलो जी। मेरी पत्नी कहती कहाँ बाहर घूम रहे भाई? 12:30 बजे इसका फोन आ गया। यही मैं अरविंद जी का हाल देखता हूँ, रात को 1 बजे मुझे मैसेज करते हैं, कुमार भाई जरा देखना, ये बच्चा बड़ा यंग है, पूरे घर का दामोदार इस पे है, माँ भी चली गई है, जरा बचाइए। फिर हम लग जाते हैं काम पे। ये कैसे लोग हैं? बट चलते युद्ध में प्रतीक ये नहीं देखा जाता कि सेनापतियों ने गलतियां क्या की और देश कैसे बेचा, ये देखा जाता है कि बस बचाइए। तो सीना आगे लेकिन डॉक्टर कुमार विश्वास, लेकिन डॉक्टर कुमार विश्वास, मैं माफी चाहूंगा, मैं क्योंकि फ्लो में तोड़ दिया, मैंने फ्लो तोड़ दिया, मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मैं एक सवाल आपसे भी पूछता हूं, अरविंद गौड़ जी से भी ब्रेक के बाद पूछ लूंगा, वही सवाल रिपीट करूंगा। हमने चुना, हमने किसी को चुना, हमने बहुमत के साथ चुना, हमने उसको आसीन किया, तो तब हमारी आंखें क्या थी, और अब जब हम ये कहते हैं तब हमारी आंखें और हमारी बुद्धि क्या है? हम बार बार ठगे जाएंगे, हम बार बार ऐसे ही ठगे जाते रहेंगे, और हम अस्पताल नहीं बना पाए, हम स्कूल नहीं बना पाए, हम शर्मिंदा भी नहीं है, हम शर्मिंदा भी नहीं है, हम कहते भी नहीं है हम शर्मिंदा है। सिर्फ बातें बनाते हैं, शर्मिंदा नहीं। और लोगों को भी सुधरना पड़ेगा, लोगों को भी सुधरना पड़ेगा। नेता कहाँ से आते हैं? हमारे घर से आते हैं। वही जो अरविंद गौड़ कह रहे थे कि जो अरविंद, मुझे याद है अरविंद गौड़ के दरवाजे पे बैठे वो लोग जो कहते थे अरविंद गौड़ बहुत पॉपुलर है, इसके पास बड़ी सेना है, अगर ये थोड़ा नुक्कड़ नाटक कर देगा तो उठ जाएगा खेल। मुझे याद है उन लोगों के चेहरे जिनका नाम ले रहे हैं, मैं जानता हूं उनको। तेरे ही हाथ हैं खंजर के पीछे, तेरे दस्तानों को पहचानता हूं। और आज हम काम करते हैं तो अपने ट्रोलों से हमें गाली लिखवाते हैं कि कुमार विश्वास को कहां से बेड मिल रहा है। मुझसे आके पूछो कहां से बेड मिल रहा है, भगवान ना करे तुम्हारे घर का परेशान हो जाए तो बेड दिला दूंगा, क्योंकि उसके लिए परसेप्शन बेचना पड़ता है। अगर मैंने ग्वालियर में, अगर मैंने रामपुर में, अगर मैंने बंबई में किसी अखबार के मालिक से किसी को फोन करके बेड मांगा है, तो उसके प्रोग्राम में जो 10 लाख लेता हूं फ्री में करना पड़ेगा, मुझे चुकाना पड़ेगा अगले 3 साल तक करोड़ों रुपए में। मैंने तो यार आपको टैक्स दे दिया, मैंने आपको विट दे दी, मैं सोच गया कि आप बचा लोगे। आप तो मौके से ही फरार हो, आप तो मिल ही नहीं रहे हो। तो इसलिए भैया अब मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जो आपको देख रहे हो प्लीज अपने गांव की तरफ देखिए। आपका दूधिया दूध नहीं पहुंचा पाएगा, आपके बच्चों को ब्रेड नहीं मिल पाएगी, इसलिए इन गांवों को बचा लीजिए। उनमें लाशें उठ रही हैं, उनको रोक लीजिए। शहर तो चलो फिर भी, हालांकि शहर में मारा मारी है, और मैं वादा तो नहीं कर रहा, पर मुझे लग रहा है कि अगर पूरा देश एकजुट होकर लड़ जाए अगले 15 दिन, तो जून में हम इस कोरोना को पटक लेंगे।
डॉक्टर साहब वो कौन सा शेर है वसीम साहब का, मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू मुझे बचा लेगा, पूरा करिए। मैं इस उम्मीद में डूबा कि वो बचा लेगा, अब इससे अधिक मेरा इम्तिहान क्या लेगा। बस मतलब आप देखिए कि हाँ, मैं एक छोटा सा प्रतीक बताऊं आपको। हमारे घर में लोग भी काम करते हैं, सुरक्षा का आदमी बाहर बैठा रहता है। मेरी पत्नी ने एक दिन मुझसे कहा कि जब आप नहीं होते तो मैं सारे दरवाजे चेक करती हूँ, और जिस दिन आप होते उस दिन मैं 9:30-10 बजे तक सो जाती हूँ। ये क्या विश्वास है? मेरे पिताजी यहाँ पर हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा वो मेरे साथ रहते हैं, उनके कारण क्या बात कही है, वाह डॉक्टर साहब क्या बात कही है, वाह 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 क्या बात है। तो उससे ये थोड़ी कहते हैं कि बेटा मेरी वो श्वसारी कहाँ से आएगी, या मेरे वो दवा कहाँ से आएगी, या मेरी बीपी की दवा कहाँ से आएगी। वो बस लिख देते हैं बेटा हमारे पत्ते में 5 गोली बची हैं। जी पापा जी। अगले दिन मैं लाता हूँ, कहीं से भी लाऊं, मास्क लगा के लाऊं, ओढ़ के लाऊं, मेरे लोग लाए। तो ये आत्मविश्वास कैसे आया? उन्होंने मुझ में निवेश किया और उनमें आत्मविश्वास आया कि मेरा बेटा है। तो जिनमें हमने निवेश किया, जिन्हें हमने वोट दी, जिन्होंने टैक्स दिया, उनमें मेरा आत्मविश्वास क्यों उन्होंने तोड़ा? और ये जो उन्होंने छला है, इसका हिसाब ईश्वर उन्हें लेगा, मतदाता तो मुझे लगता है नहीं लेगा। मतदाता तो अभी नहीं काम में उलझा हुआ है बॉस, अभी भी। अरविंद गौड़ जी, ऑफ कोर्स अरविंद गौड़ जी, मैं आऊंगा। जिस पे हमने निवेश किया वो आशा विश्वास कहीं टूटा, कहीं खंडित हुआ, और समाज ने इस बार जरूर सबक लिया, और ये आने वाले समय की पटकथा जरूर लिखी जाएगी। और जो तटस्थ हैं वो तो बात सही है, उनको भी नहीं समय जो है बख्शेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम और मेहमानों के साथ रूबरू होंगे। डॉक्टर विश्वास जी हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आप आगे बढ़ें और गांव की तरफ आपका रुख है, बहुत बढ़िया तस्वीर बदले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद गौड़ जी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ अरविंद गौड़ जी, जाने माने देश के नाट्य निर्देशक, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और वो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो और मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा। रोहित चहल, आपने अक्सर मुझे इनको देखा होगा हमारे साथ शो में, अक्सर ये हमारे साथ कैनॉट प्लेस में भी रहे हैं, जब हम कैनॉट प्लेस में शो करते रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं और मैंने कहा कि ये वो नाम है जो आप जानते हैं जिनको, लेकिन आज ये किन्हीं और कारणों से हमारे साथ मौजूद हैं। और रोहित चहल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अनाज से लेकर बेड और बेड से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर। मैं जरूर जानूंगा, रोहित चहल से बात करूंगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शुभकामनाएं आपको, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। संजीव झा, और अभी पिछले 2 हफ्तों से लगातार हमारे साथ यहाँ पे आते रहे हैं, आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ किन्हीं और कारणों से मौजूद हैं, और वो ये है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने एक दिन शो में कहा भी था कि संजीव मैं आपको जानता हूँ, आपको ज़रूरत पड़ी मुझे तो मैंने आपको 1:30 बजे रात में भी फ़ोन किया और आपने उसके लिए आप आगे बढ़े, थैंक यू सो मच। और जो नीचे नाम है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, वो विवेक बिंद्रा जी का है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। एक अभी 200 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने बनाया है, बड़े इंस्पायरिंग आदमी है, जान फूंक देते हैं। आज एक बार फिर हमारे साथ है विवेक बिंद्रा जी, थैंक यू सो मच। अरविंद गौड़ जी लगातार बने हुए हैं। और एक और भी चीज़ है जो बहुत लगातार बन रही है और जिसको कि मैं खास तौर से पर्सनली अक्सर अपने शो में कहता हूं, और वो ये कि जो लाइन है, जो उक्ति है ना, 1.25 लाख से 1 लाख तक गोविंद सिंह नाम कहा हूं, बार बार जो इस बात को मैं कहता हूं, और वो जो कौम है वो खड़ी हुई है किस तरह से, दिल्ली में क्या काम एग्जाम्पलरी किया है गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से। हरमीत सिंह कालरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच हरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। रोहित चहल, मैं जानना चाहता हूं आपसे, और सबसे पहले शुरुआत करूंगा संजीव झा से। रोहित जी, पहले लोगों ने कहा कि अक्सर नेता इस मुश्किल वक्त में, जब ऐसा मुश्किल वक्त आए तो घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, ताला दिखाई देने लगता है, फोन नहीं उठता। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, लेकिन आपके लिए ये बात सही नहीं होती, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये आप क्यों नहीं भागे? बाकी लोग तो भाग गए, बड़े बड़े लोग भाग गए, आप मैदान में क्यों डटे रहे? जी धन्यवाद आपका इस तरीके से, क्योंकि जो सब कुछ लोगों की मदद हम कर पा रहे हैं, आप सबके सभी लोगों के सहयोग से कर पा रहे हैं। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उन्होंने एक मंत्र दिया था, सेवा ही संगठन है। और उसी मंत्र पे चलते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने जो आह्वान किया था कि युवा मोर्चा, हमारे देश की सूर्या जी जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में लाखों कार्यकर्ता आज लगे हुए। मेरे जैसे बहुत से कार्यकर्ता, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ युवा मोर्चे का, बीजेपी का, हमारे ऐसे लाखों कार्यकर्ता लगे हुए हैं। चाहे वो जिस तरीके से एक हेल्पलाइन जारी हमने शुरुआत में की लोगों के, हर स्टेट के अंदर डॉक्टर्स की एक हेल्पलाइन जारी की, लोग जो है आइसोलेशन में है, वो चाहते हैं डॉक्टर से बात करना, किस तरीके से नड्डा जी के द्वारा उनके हेल्पलाइन जारी की। लोगों को आइसोलेशन में लोग, कई सारे लोग हैं जिनको खाना, भोजन की जरूरत है, तो कम्युनिटी किचन चलाए गए, भोजन उनको मुहैया कराने का काम
लगातार हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरीके से लोगों को राशन चाहिए वो राशन हो, चाहे आज सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत पड़ रही है ब्लड और साथ साथ ब्लड प्लाज्मा की, तो हमारे कार्यकर्ता युवा होने के नाते से, दुनिया का सबसे बड़ा युवा संगठन होने के नाते से एक हमारों की जिम्मेवारी बनती है। और जिम्मेवारी पे चलते हुए जिस तरीके से हम लोगों ने युवाओं से आह्वान किया, 25 तारीख से अप्रैल से लेकर अब तक लगातार हम ब्लड प्लाज्मा के ब्लड डोनेशन कैंप चला रहे हैं। उसके साथ साथ हमने आइसोलेशन वार्ड्स भी तैयार करे, आइसोलेशन के लिए लोगों के लगातार हम लोग लगे हैं। जिस तरीके से उनको ऑक्सीजन कहीं पर होती है तो दिक्कत, वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता कोशिश करते हैं उनके पास पहुंचे। उनके साथ साथ वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन में भी कोई बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं कैसे रजिस्टर करना है या कहाँ तक बुजुर्ग हैं उनको लेके जाना है। रोहित, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। एक व्यक्तिगत हेल्प होती है, संजीव भी बात करेंगे और बाकी लोग पैनल पे हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे बात को, क्योंकि आज कोई पॉलिटिकल डिस्कशन है ही नहीं, मैं करना ही नहीं चाहता आज। रोहित, जब सिस्टम कहीं फेल होता है या कहीं कोई विधिवत लाइन फेल होती है तो आसपास के लोगों को व्यक्तिगत तौर से, आप चाहे जितना अच्छा व्यक्तिगत काम कर लें, आप एग्जाम्पल सेट कर पाते हैं, एग्जाम्पल ही सेट करते हैं, लेकिन अगर एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में काम होता है तो सोसाइटी में बहुत दूर दूर तक वो चीजें रिलीफ जाती हैं। सिस्टम फेल हुआ दिल्ली में, इसलिए आप खड़े हुए और वो आप दिखाई पड़े, आप जैसे लोग दिखाई पड़े। देखिए, आपने जैसा कहा कि देखिए कहीं ना कहीं एक आपदा थी, जिस तरीके से आपदा के अंदर मुझे लगता है कि सबको एकजुटता के साथ एक मिलकर एक ताकत के रूप में इसके सामने खड़े होने की जरूरत। तो और जिस तरीके से मैंने कहा कि जो सेवाई संगठन का जो मोदी जी ने मंत्र दिया था उसको लेकर हम लोगों ने काम किया। हमने ये नहीं देखा कि किस पार्टी का है, कौन है, क्या है, हमने ये देखा कि मानव है, मानवता के नाते से हम उसकी मदद करें। जिसने भी हमारे पास कोशिश की तो हमने उसकी मदद करने की कोशिश की। हमारे पास ऐसे ऐसे कॉल भी आए जिस तरीके से किसी परिवार का व्यक्ति जो बड़े उनके बच्चे हैं वो देश से बाहर हैं या दिल्ली से बाहर हैं और उनके माता पिता की किसी की दिक्कत मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद वहाँ पे परिवार में उनका कोई नहीं है, वहाँ पे उनकी डेड बॉडी है, तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ गए, उनको वहाँ से लेकर और उनके अंतिम संस्कार करने तक पूरा हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय सब कुछ छोड़कर एक मानवता के नाते से लगातार हमारे कार्यकर्ता, जो हम सब लोग युवा होने के नाते से हमने इनसे बताया, हम लगे हैं। और मुझे लगता है कि इस दौरान में हमें एकजुटता के साथ राजनीति से ऊपर उठ के, ये राजनीति तो बार बार बाद में चलती रहेगी संजीव, लेकिन इस समय मानवता। संजीव झा, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आपने जो काम किया है अपने इलाके में और आसपास दिल्ली में भी, जिसने मदद मांगी आप चल दिए, खड़े हो गए। मैं जितनी तारीफ करूं आपकी उतनी कम है। संजीव जी, सवाल यही था, मैंने बार बार पूछा और अरविंद गौड़ जी ने भी अपनी बात की, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दिशा निर्देश भी देते हैं और अपने 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 जो कार्य हैं उनसे एक समाज को बांधते हैं और समाज को दिशा देते हैं। संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप काम कर रहे थे व्यक्तिगत लेवल पे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, प्रेरणा कहां से मिली? और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि कहीं सिस्टम फेल हो रहा था, लोगों की हाहाकार था, हर आदमी हाथ उठा के बढ़ रहा था और संजीव मेरे लिए मदद कर देंगे संजीव, लेकिन संजीव के पास तो 2 ही हाथ हैं। लेकिन आप क्या ये नहीं सोचते कि अगर ये 10-15 सिस्टम के पास तो हजारों हाथ होते, अगर वो मजबूत होता तो शायद दिल्ली में और बेहतर चीजें होती, हम बहुत मजबूती के साथ खड़े हो पाते। संजीव जी। देखिए, मैं इसके एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मैंने ये देखा कि बहुत बार, मैं ही नहीं, बहुत अलग अलग पार्टी के लोग, बहुत सारे समाज सेवी, अरविंद भाई मेरे गार्जियन की तरह यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ करके काम किया। क्योंकि किसी भी सिस्टम की एक अपनी सीमा होती है। अब ये आपदा का समय था तो मुझे लगता है कि कई बार जिनको बेड मिलना चाहिए था बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन मिलना चाहिए था ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो लोग फोन कर रहे थे। तो हम लोग, चूंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो भी जिम्मेदारी थी, साथ साथ तो कोशिश यही रही कि जितनी जान बचाई जाए उसकी पूरी कोशिश करी जाए। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ के काम किया। मैं इन सरकार में भी लोग दिन रात, चाहे मंत्री हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों या बाकी और विधायक हों, कार्यकर्ता हों, सब ने मिलकर के काम किया। मुझे लगता है इतनी बड़ी आपदा से अगर लड़ाई, हम अब ये कह दूं कि चूंकि संख्या कम हो रही है, जीतने के कागार पे हैं, तो ये केवल इसलिए हुआ, केवल सरकारी नहीं, बहुत सारे सामाजिक संस्था के लोग काम किए। हाँ, कई बार ऐसा लगा, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि मेरे अपने ही विधानसभा में एक कॉलोनी थी, सोसाइटी है, मैंने वहां देखा कि एक बुजुर्ग दंपति 2 थे, उनकी डेथ हो गई, तो सोसाइटी के लोग बाहर नहीं निकल रहे थे और जब मुझे सूचना मिली तो मैं खुद गया और उनका अंतिम संस्कार किया। तो मैं ये आह्वान भी करता हूँ, देखिए मुझे लगता है कि आपदा के समय में जब हम साथ खड़े होते हैं तो सामाजिकता बढ़ती है, सौहार्द बढ़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे ये लगता है कि जो जितना कर सकता था सबने कोशिश किया और किया,
और वही कारण है कि आज हम सब लोग कमोबेश कोरोना के इस जंग में ऐसा लग रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ, अगर मुझसे पूछें तो एक सामाजिक और जनप्रतिनिधि दोनों होने के नाते हम सब लोगों ने कोशिश की, लेकिन ये केवल कोशिश जो चंद लोग दिखते हैं उनकी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जो नहीं दिखते हैं, ना कभी कहने आएंगे, ना कोई कभी किसी पे एहसान जताने आएंगे, लेकिन सबका बहुत सामूहिक प्रयास था और वही प्रयास के कारण है कि कुछ जानें बची। जी विवेक जी, आपसे जो सवाल है वो ये है, आपने 200 बेड का तैयारी करी, लोगों ने दिखाया, आप वो गए भी, आप मेरे साथ प्रोग्राम में भी थे, शरीक थे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कुछ और इस वक्त, क्योंकि अब चैलेंजेस सोसाइटी के सामने कुछ और आ रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं। अरविंद जी आप भी जरूर जोड़िएगा, अरविंद गौड़ जी आप जरूर जोड़िएगा इसमें। अनाथ हो गए हैं बच्चे, कुछ ऐसी विधवाएं हैं जो जिनके पास जो सहारा था वो चला गया है। हालांकि सरकार ने, आम आदमी पर दिल्ली में तो ये बात कही, लेकिन ऑल ओवर इंडिया चैलेंजेस आए हैं, बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। आप थिंकर भी हैं, सोसाइटी में आप घूमते भी हैं, आप विजन भी देते हैं, लोगों के अंदर एक उत्साह भी भरते हैं, लेकिन कैसे सोसाइटी आगे चैलेंजेस को स्वीकार करे? बड़ी निराशा है लोगों के अंदर, कैसे करे, कैसे इसको फेस करे, कैसे इस चैलेंज को उठाए? धन्यवाद प्रतीक भाई। विवेक बिंद्रा भैया जी कहिन के इस प्रोग्राम पे आकर के मुझे दोबारा बहुत खुशी हुई। सोसाइटी चैलेंज को कैसे उठाए, इस चैलेंज को कैसे संभाले, आपने जो सोसाइटी वर्ड किया यूज, वही काम का वर्ड है। ये इंडिविजुअल का काम नहीं है, किसी एक पार्टी का काम नहीं है, पूरी सोसाइटी का काम है। इस समय आपको कोई नकली सुपर हीरो आके नहीं बचाने वाला है। इस समय आकर के आपको कोई सुपरमैन, ही मैन, शक्तिमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन ये आके नहीं बचाएगा। इस समय आपको चाहिए ऑक्सीजन मैन। मैंने भी एक कैंपेन शुरू किया है, आई एम ऑक्सीजन मैन। इस समय एक डॉक्टर, एक वार्ड बॉय, एक नर्स, एक पुलिस वाला, पंडित जी जो फ्यूनरल कर रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्लाज्मा डोनर, सब्जी बेचने वाला भी, दवाई की दुकान चलाने वाला भी, एक किसान भी। आप इस समय अपना न्यूज चैनल से अगर कोई पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं, आज अगर इस समय बैठ के कोई वर्क फ्रॉम होम ध्यान से कर रहा है, वो है ऑक्सीजन मैन। इस समय केवल पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं, पूरी देश की इकोनॉमी को, पूरी देश की मानसिकता को ऑक्सीजन चाहिए। इस समय देश में आपको बस करना होगा छोटा सा एक काम, ऑक्सीजन मैन बनकर इस नाम को करना होगा महान। मैंने इस समय एक आई एम ऑक्सीजन मैन कैंपेन में बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को आवाज मारी। जितने मेरे दोस्त हैं, बोमन ईरानी है, एल्फ्रेड फोर्ड है, वो हेनरी फोर्ड के पोते हैं, इसके अलावा दिलेर मेहंदी, शान, मिक्का सिंह, हेमा मालिनी, सोनू निगम, राजू श्रीवास्तव, शंकर महादेवन, ये सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और शुरू कर रहे हैं कैंपेन आई एम ऑक्सीजन मैन। एक्चुअली हर एक को इंस्पायर करना होगा प्रतीक भाई। ये सुनील ग्रोवर जी, आचार्य बालकृष्ण जी से मैंने बात करी, रितेश अग्रवाल ओयो के, संजीव कपूर सेलिब्रिटी शेफ, सतीश कौशिक डायरेक्टर, एकता कपूर, रवीना टंडन, इन सबको लेके मैं कल अपने यूट्यूब चैनल पे भी आ रहा हूं और वहां पे हम लोग पूरे देश को बेसिकली इंस्पायर करना है प्रतीक जी, आपको अपने चैनल से भी, कि हर एक को ऑक्सीजन मैन बनना है। इस समय केवल काम कुछ लिमिटेड लोगों का नहीं है। अगर आप कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सोशल मीडिया पे शेयर करिए अपनी एक फोटो जिसमें आपने कोई सेवा करी, कोई पॉजिटिविटी की न्यूज स्प्रेड करी और साथ में लिख दीजिए #IamOxygenMan। ये मेरा कैंपेन नहीं है प्रतीक जी, आपका कैंपेन नहीं है, पूरी सोसाइटी जो वर्ड आपने यूज किया उसका कैंपेन है। ये किसी का पर्सनल कैंपेन नहीं है, ये कैंपेन है देश का, जिसमें मेरे को इंस्पायर करना है इस देश में। इसके लिए आप कीजिए एक काम, ऑक्सीजन मैन कैंपेन को अपना नाम दीजिए, उसको अपना नाम दीजिए। देश भर में ऑक्सीजन मैन को लेकर क्यूरियोसिटी बिल्ड हो रही है इस समय। हैशटैग करिए, लोगों को इंस्पायर करिए, फोटो डालिए, चर्चा करिए। हमने जो 200 बेड का अस्पताल बनाया उसमें 200 से हम 2000 लेके जा सकते हैं, उसमें 5, 10, 15, 20 हजार लोगों की जान बचा सकते हैं। पर अगर हर इंसान ऑक्सीजन मैन बन सकता है, सुपर हीरो केवल टीवी में उड़ता है, वो सुपर हीरो बनिए। विवेक भाई मैं जानता हूं, विवेक भाई हम जानते हैं हर आदमी की अपनी एक लिमिटेशंस हैं, हर लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन मैं विवेक जैसे शख्सियत से जब बात करूं, अरविंद गौड़ जैसे नाट्यकर्मी से जब बात करूं और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी बात करूं, तो मेरे एक आशा और जगती है कि जब आप 2000 अस्पताल की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आप उन्नाव तक तो नहीं जा सकते, आप बिहार तक नहीं जा सकते, लेकिन जितने दूर तक जा सकते हैं गांव की तरफ जरूर रुख होना चाहिए। अब वो कंसर्न बना हुआ है लगातार, जो जिनको करना था उन्होंने नहीं किया, हम उसका रोना चाहते। हम कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन मैन हैं, मैं आपकी कैंपेन का हिस्सा, चलिए मैं ऑक्सीजन मैन हूं। मैं बार बार रोज कहता हूं कि विवेक बिंद्रा जी, अरविंद गौड़ जी, हरमीत सिंह जी आगे आए और कम से कम दूर तक वो आवाज को लेके जाएं कि
सरकार के जो सरकारी अस्पताल हैं और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें कैसे बेटर फैसिलिटीज हम मुहैया करा सकें अगर सितंबर अक्टूबर का हमें सामना करना। विवेक बिंद्रा। देखिए, बड़ी सरल सी बात है प्रतीक जी। पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, आपने बोला मैं ऑक्सीजन मैन हूं, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं चाहता हूं ये बात आपको आज 2-3 बार और बोलनी है, मैं ऑक्सीजन मैन हूं। 2.5 करोड़ लोगों को कोविड हुआ है देश में, 2.25 करोड़ लोगों को, 2.5 लाख से ज्यादा जाने चली गई है। शक्तिमान, उनकी अपनी बहन कोविड हुई और आप देख सकते हैं शक्तिमान की बहन के साथ क्या हुआ। 3 दिन वो आईसीयू का बेड ढूंढती रही। मुझको पता रहता तो मैं अरेंज करा देता, मैं उनको जानता नहीं था। पर वो रियल शक्तिमान कौन है? रियल शक्तिमान प्रतीक भाई आप हो, आपके साथ पैनल पे जो हमारे साथ और भाई साहब जुड़े हैं। रियल शक्तिमान, रियल ऑक्सीजन मैन जो है ना, वो आदमी है, उन्नाव में भी बैठा है। लेकिन अगर वो देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए इस समय केवल नेटफ्लिक्स पे बैठ करके फालतू मूवी देखने की जगह, ऊट पटांग के चैनल देखने की जगह, अगर वो आज कुछ सीख रहा है, कुछ आगे बढ़ रहा है, छोटी सी एक रोटी खिला रहा है, एक 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए की अपनी सेवा कर रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है, ऑक्सीजन मैन का मैं आह्वान कर रहा हूं पूरे देश के साथ में मिलकर के। सबको कहना चाहता हूं, ऑक्सीजन मैन मतलब मुझे देश को ऑक्सीजन देना है। सोचो ना कितने क्रिएटिव आइडिया आ जाएंगे भाई साहब। ऑटो वाला भी आजकल ऑक्सीजन ऑटो एम्बुलेंस बना देता है, एक सिलेंडर लेकर के लोगों को बोलता है जिसके घर में चाहिए सिलेंडर लेके पहुंच जाता हूं। जिसको देखो आज कोई ना कोई आइडिया निकाल रहा है। वो छोटा कपड़ों की कतरन से मास्क बना करके फ्री में दे रहा है, जो अपने घर से खाना बना करके बाजू में गरीब को हलवा बांट रहा है। ये सारे ऑक्सीजन मैन है। मैं तो कहता हूं एक रिक्शा वाला भी कोविड के टाइम पे अगर रिक्शा चला रहा तो वो ऑक्सीजन मैन है। मैं कहता हूं कि आज जो भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा है और देश को आगे बढ़ाने में कहीं भी मदद करता है, कंजम्पशन खत्म हो जाएगा, एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा, बिजनेसेस डूब रहे हैं, एनपीएस बढ़ते चले जा रहे हैं, लॉकडाउन से हालत और खराब हो रही है। इस समय हमारे को केवल देश की नहीं, हर एक देश में सोसाइटी जो अपने वर्ड ठीक यूज किया, सबको ऑक्सीजन मैन बनना। और प्रतीक जी आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी बोलिए आई एम ऑक्सीजन मैन। हम सब ऑक्सीजन मैन, मैंने कह दिया, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं। कहीं से भी रोशनदान खुलता हो जी, ऑफ कोर्स अरविंद जी, कहीं से भी रोशनदान खुलता हो, कितनी दूर भी हो रोशनी आती हो, वो रोशनी आनी चाहिए। कैसे भी कहने से हो, मुझे तो कोई हिचक नहीं, बेहिचक कहता हूं। मैं अरविंद जी आप ही के पास आने वाला हूं, लेकिन हरमीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरमीत जी, ये सिवाय आप लोगों की मदद के नहीं हो सकता। और ये ऑक्सीजन मैन की बात हो रही थी, 3, 4, 10 बार मैं कह देता हूं, लेकिन मैं तो अक्सर अपने प्रोग्राम में भी कहता हूं, जब कनॉट प्लेस पे फुटपाथ पे खड़ा होता हूं और कहीं भी किसी भी शहर के कोने पे होता हूं, मैं फुटपाथ पे ही शो करता हूं, मैं कहता हूं कि मुझे भीख मांगने में भी बिल्कुल बेहिचक हूं। मैं भीख मांग लेता हूं इसलिए कि अगर कॉज है सोसाइटी का, तो अगर हाथ फैलाने पड़े तो फैलाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेहिचक कहना चाहिए। हरमीत जी, मैं आपके आगे आपसे इसलिए क्योंकि आपके पास एक पावर है, और वो ये है कि दिल्ली में तो कम से कम हो ही सकता है, रेडी वाले, फुटपाथ वाले, गली कूचे और वो जो इलाके, जिन इलाकों में हम शायद इस समय ना जा पाएं, ना जाने की कोशिश करें, उसमें वो लोग रह रहे हैं, उनके वैक्सीनेशन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जब तक हम सारे और आप जैसी संस्थाएं नहीं आएंगी, बिंद्रा जी जैसे लोग सामने नहीं खड़े होंगे, ये संभव नहीं है। वैक्सीनेशन में हम लोगों की एक साझेदारी होनी चाहिए और इस पर एक दबाव बनाया जाना चाहिए और इस पर बातचीत शुरू की जानी चाहिए। मैं इशारा जहां कर रहा हूं वो लोकेलिटीज हैं जहां पर शायद अभी बहुत काम, हम डिजिटल फॉर्मेट पे हैं, वो डिजिटल फॉर्मेट पे नहीं है, उनके लिए काम करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि इस पर जरूर कुछ अपनी बात कहें। हरमीत जी, हरमीत सिंह कालका जी बिल्कुल ठीक कहा प्रतीक जी आपने, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी इस वक्त ऐसी संस्थाओं की बन गई है जो अपने आप में कुछ कर सकती हैं, जिनके साथ समाज जुड़ा हुआ है, जिनके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। और मैं समझता हूं कि ये लोग हम पे इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हमने हमेशा जब भी देश के ऊपर आपदा आई है इसके ऊपर हमने काम किया, और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस वक्त जो वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी तो हम ले सकते हैं, मगर इनको पीछे से प्रोक्योर करने का और जिस तरीके से जो कमी आ रही है, ये तो सरकारों का हाथ बनता है। तो मैं समझता हूं कि जब तक सरकार हमें ये चीजें नहीं देंगी, आगे पहुंचाना बड़ा मुश्किल बात है, और इसके ऊपर हमें सरकारों के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि हम ये घर घर तक पहुंचाने की, गली गली तक पूछे में लेने की जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं, मगर हमें वैक्सीनेशन पहुंचाए जाए। आज आपने देखा कि किस तरीके से जिस वक्त ये ऑक्सीजन की कमी शुरू हुई है, किस तरीके से गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में 400 बेड का जो हमने अस्पताल बनाया, कोविड केयर सेंटर बनाया, ये दुनिया में अपने आप में एक मिसाल है कि 10 दिन के अंदर सिर्फ एक कोविड केयर सेंटर बना दिया गया और हर जात के लिए, हर वर्ग के लोग वहां आ सकते हैं। और आज ऑक्सीजन की वहां पर कोई कमी नहीं है। 5 लीटर से लेके 20 लीटर तक के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वहां लगा दिए गए हैं। तो ये लोगों तक पहुंचने का जो जरिया है, हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, हम अपने बिल्कुल ठीक है, हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं और लोगों का सहयोग है, लोगों का विश्वास है हम लोगों के ऊपर, और हमें
हर अपना वो कदम उठाना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा मानवता की सेवा कर सकें। राइट अरविंद गौड़ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो अगला चैलेंज है उस चैलेंज की तरफ इशारा कर दिया हमने, और वो है वैक्सीनेशन। हम कैसे दूर तक जाएं, कैसे सरकार को, सरकार के सहयोग को, एनजीओ, ट्रस्ट, तमाम सारे, चाहे जैसे भी हो, कैसे गली कूचों तक पहुंचे, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है और उस आबादी को जो कि बहुत सारे डिजिटल फॉर्मेट पे नहीं है और गली कूचों तक अभी भी आ रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, ठेले वाले हैं, कैसे कोई प्लान बने, इस पर भी हम लोग को निश्चित तौर से अब विचार करने की जरूरत है और तेजी के साथ बढ़ने की जरूरत है। अरविंद जी। निस्संदेह बहुत बड़ी बात है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा लोग तब तक बीमारी का सामना नहीं कर पाएंगे, और जरूरत ये है कि हम लोगों को समझाएं, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे भ्रम हैं, अपने अपने कारणों से हैं, बहुत सारी चीजें पहले से लोगों के दिमाग में है कि इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है। अभी वैक्सीन की थोड़ी कमी है, लेकिन जिस समय कमी नहीं थी उस समय भी लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया। तो आने वाले समय में हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों तक जाएं और उनको समझाएं, और निसंदेह जैसे हम नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं, तो हम कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि हम बस्तियों तक, मोहल्लों तक जाकर लोगों से बातचीत करें, और बातचीत के जरिए भी उनको मोटिवेट करें कि आप वैक्सीन बहुत अच्छी लगवाइए। बात। और जी, तो जरूरत है कि हम जहां पर हमारा माध्यम नहीं पहुंचते, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास जो है ट्विटर है, फेसबुक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह पर है जहां पर हमारे डिजिटल माध्यम नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहां भी सबसे ज्यादा जरूरत वहां पर है। तो ये हम लोग शुरू कर, हमें सबको राइट, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपका एक वेपन है, ऑफ कोर्स आपका एक वेपन है, बिंद्रा साहब का एक वेपन है, उनकी स्पीकिंग है, आपके पास है, आपका नाटक है, तो ये लेके जा सकते हैं। कैसे, जैसे हरमीत जी ने कहा कि हम अपने हाथ बढ़ा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम बातचीत शुरू करते हैं तो वो विचार बनता है, विचार को फिर आगे क्रियान्वित करने पड़ रहा है। रोहित चहल और संजीव झा जैसे लोग उसको आगे तक ले जा सकते हैं। यही बात है, मैं चाहता था कि वो प्लेटफॉर्म में डिस्कस होना शुरू हो और उनके लिए बात होना शुरू हुए, वैक्सीनेशन उनके लिए बात हो। हालांकि अभी तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, लेकिन उनके बारे में सोचा जाना, कहा जाना शुरू किया जाना चाहिए, जो गली मोहल्ले ठेले पर हैं, खोंचे वाले हैं, और वो जो लोग रेहड़ी वाले हैं, उनके बारे में अब बात होना जरूरी है। जब अब बात शुरू होगी तो कहीं जाके वो विचार बनेगा और वो पॉलिसी में दिखाई देना शुरू होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ये हमारे सारे मेहमान हमारे साथ बने हैं और आगे भी इन्हीं से गुफ्तगू होगी। वक्त एक ब्रेक। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है, और अब रोहित चहल साहब की तरफ रुख करना चाहेंगे। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी में, तमाम सारे लोगों को एक नज़ीर भी रखी है उन्होंने। और आपके और संजीव झा दोनों के पास एक सवाल है। रोहित जी, लोगों ने कहा कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके पास पुलिस ने फ़ोन कर दिया, उन्होंने छानबीन शुरू कर दी, इससे लोगों को दिक्कत आई। वो तो सोसाइटी में काम कर रहे थे, छानबीन शुरू हुई जिससे कि लोगों को दिक्कतें हुई, वो तो मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, तो आखिर ये क्यों किया, इस तरह की बातें। क्या आपके पास भी फ़ोन आया और आपसे भी तहकीकात हुई? रोहित चहल। प्रतीक जी, देखिए मेरे पास तो व्यक्तिगत रूप से फोन नहीं आया, लेकिन हाँ, जिनके पास मालूम पड़ा तो मुझे लगता है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन कई लोगों के पास गया, चाहे दूसरी पार्टी के थे। पता लगा कि हाई कोर्ट में किसी ने PIL लगाई थी, तो कोर्ट के दिशा निर्देश में टीम पुलिस की गई और उनसे पूछताछ की। मुझे लगता है कि अगर पूछताछ हो रही है तो और किसी से बातचीत हो रही है, कोई गलत नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अगर राजनीतिक क्षेत्र में तो बहुत सारी चीजें ऐसी कई बार होती है, लेकिन हाँ, ऐसा क्योंकि मदद कर रहे हैं और अच्छे भाव से कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। और अगर कहीं ना कहीं कोई चीजें हैं ऐसी और कालाबाजारी होती है, उस पर अगर पुलिस रोक नहीं लगाती है तो भी एक दिक्कत वाला विषय है, उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो किसी को डरने की जरूरत है, और सबको मिलके और एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। मैं कांग्रेस के नेता श्रीनिवास जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनकी तारीफ करना चाहेंगे आज के इस मौके का फायदा उठाते हुए? न्यूज़ 18 के इस प्लेटफॉर्म से उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ की है, आप इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे? रोहित चहल साहब जी, मैं तो उस हर एक व्यक्ति का तारीफ करना चाहूंगा जो भी व्यक्ति इस समय किसी काम कर रहा है, किसी की छोटी सी मदद भी कर रहा है। जैसे अभी विवेक जी बता रहे थे, छोटे छोटे लोग जो है अपने लेवल पे, छोटे छोटे संगठन है, संस्थाएं हैं, जो भी किसी की मदद कर रही हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां, कोई भी जिसकी मदद कर रहा है, इस समय मानवता सबसे जरूरी है। और मानवता के नाते से चाहे वो
भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, जो भी मदद कर रहे हैं वो आज ये देखना चाहिए कि राजनीतिक फायदा न देखते हुए एक मानवता के नाते से एक दूसरे की मदद करने की क्या जरूरत है। और मुझे लगता है वही लगे, क्योंकि रात भर हम जब फोन आता था किसी व्यक्ति का तो रात भर सो नहीं पाते थे कि हाँ कि बेड चाहिए, किसी की बहुत तबियत खराब है, तो रात को जब तक उसका बेड अरेंज नहीं हो जाता, सुबह के 4-5 बज जाते थे, तब तक हम उसी में लगे रहते थे। आज उसकी जरूरत है कि व्यक्ति की किस तरीके से होती थी, उसका जो सुकून मिलता था, और जब व्यक्ति सबसे अच्छा पॉजिटिव फीलिंग, क्योंकि इसमें पॉजिटिव होना बहुत खतरनाक है, लेकिन पॉजिटिव जो अच्छा लगता था जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल से वापस आता था ठीक होके, और वो फोन करके मैसेज करके बताता था कि मैं वापस आ गया, उसके परिजन मैसेज करते थे, रिलेटिव, तो बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ कोई अच्छी खबर आई है और कोई वापस घर अपने घर पहुंचे। बहुत अच्छी बात आपने कही, और इस प्रोग्राम में जरूर उनको होना चाहिए था। श्रीनिवास जी को मैंने आज फोन भी किया था हमारी टीम ने, लेकिन वो व्यस्तता की वजह से वो नहीं थे, वरना मैं जरूर उनको भी इस टीम में और इस प्रोग्राम में जरूर शरीक करता। आम आदमी पार्टी के संजीव झा, वो सवाल तो आगे ये है कि व्यक्ति वो अच्छा, समझदार वो, होशियार वो, अक्लमंद वो, जो वक्त से सबक ले और आगे की तैयारी करे, वही सबसे समझदार, वही सबसे सयाना, और वही सबसे बड़ा नेता भी, वही लीडर भी। विवेक जी ज्यादा अच्छा बताएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त में आपने क्या सीखा, आपने क्या तैयारी के लिए सबक बनाए, सो दैट कि अगर हमको कोई मुसीबत आने वाली है, अगर आएगी तो दिल्ली खड़ी भी नजर आएगी, 20,000 रुपए का सिलेंडर नहीं लेना पड़ेगा और कोई व्यक्ति ऑक्सीजन की वजह से मरेगा नहीं। संजीव झा, आपने क्या सीखा? देखिए, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल किया, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 तरह से मदद होती है। कुछ इंडिविजुअल बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्था अच्छा प्रयास कर रही है, फिर तीसरा सरकार कर रही है। मैं ये मानता हूं कि सरकार और सामाजिक संस्था में अगर उचित सामंजस्य हो तो और बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं आपको कि मैं अपने विधानसभा की बात करूं, हमारे यहाँ 2 निरंकारी समागम में दिल्ली सरकार ने 1000 बेड दिया, तो उन्होंने जगह दिया, हमने बेड लगाया। जिस तरह हमारे संत दर्शन धाम में हमने 1000 ऑक्सीजन बेड लगाया, क्योंकि उन्होंने जगह दिया तो हमने बेड लगाया। जिस तरह जी संजीव जी, मैं माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि ये भी एक दवाई है कि अगर लॉकडाउन किया जाएगा तो ये केसेस, जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, वो कम होंगे। तो लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ा दिया गया है उत्तर प्रदेश। अजित हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है जानकारी के लिए। अजित, ये जो फैसला लिया गया, इसमें क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? ये लॉकडाउन कितना सख्त होगा और उसमें कितनी छूट या गुंजाइश हो सकती है जहां तक रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों का सवाल है? अजित। देखिए, बिल्कुल प्रतीक, योगी सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक थी, थोड़ी देर पहले कैबिनेट ने फैसला किया है कि 24 मई तक उत्तर प्रदेश में आंशिक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया, यानी जो लॉकडाउन 17 मई सोमवार सुबह तक था वो अब 24 मई सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। साथ ही सरकार ने एक फैसला और किया कि जो दुकानदार हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, फुटकर विक्रेता है, उनको 1000 रुपए महीने का भत्ता दिया जाएगा, जिससे उनका जीवन यापन चले, उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज है, दवाई, सब्जी की दुकानें को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। अगर आप सड़क पर निकलते हैं तो एपिडेमिक एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रतीक, सरकार ने सख्त निर्देश जारी किया सभी जिला अधिकारियों को और कप्तानों को कि सख्ती से लॉकडाउन का अनुपालन कराया जाए। अगर कोई नहीं मानता है तो एपिडेमिक एक्ट के तहत चालान किया जाए। शुक्रिया अजित, शुक्रिया अजित, थैंक यू सो मच। ये सख्ती के साथ इसका पालन होगा। अगर आप बाहर निकलते हैं तो एपिडेमिक एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होती है। 24 मई तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाया गया। एक बार फिर रुक करना चाहेंगे, संजीव को बीच में रोका था। संजीव, अगर पॉइंट्स कहें 1 2 3 तो क्या सबक सीखा हमने, जो आपसे नहीं, मतलब हमने क्या सीखा, सो दैट कि अगर आगे आए तो उसका आप ठीक तरह से सामना कर सके? संजीव झा। हाँ, तो जैसा मैंने कहा था कि सरकार और सामाजिक संस्था के बीच सामंजस्य हो, ताकि कोई सामाजिक संस्था काम करना चाहिए तो सरकार उसकी मदद करे, जो दिल्ली में क्या एक उदाहरण है। तीसरा सबसे बड़ी समस्या थी कि इसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन की भारी कमी थी। कई जगह लोग होम आइसोलेशन रहना तो चाहते थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। अभी हमने दिल्ली सरकार ने ये कोशिश की है, हर एक विधानसभा में ऑक्सीजन सेंटर बने, जितने इंपॉर्टेंट जगह है वहाँ ऑक्सीजन सेंटर बने, ताकि अगर मान लीजिए घर में है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत, तो ऑक्सीजन मिले। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया है कि बहुत सारे परिवार बिछड़ गए, कई माता पिता चले गए, छोटे बच्चे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी अब सरकार ले, उनका पढ़ने लिखने का, उनकी तमाम जिम्मेदारी सरकार ले। तो जो परिवार टूट गया, उस परिवार को जोड़ने की कोशिश है। साथ साथ पूरी ये कोशिश है कि आज मान लीजिए बहुत सारी चैलेंजेस थे, जैसे कहीं मेडिसिन की कमियां थी, तो तमाम जो
कमियां दिखी वो कमियां आगे ना हो, इसलिए पूरी तरह से दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार पूरी तरह तैयारी कर रही है। मुझे उम्मीद है कि हालांकि अब कोई तीसरा वेव की बातें हो रही है वो ना आए, लेकिन अगर आए तो जो कुछ भी कमियां रह गई वो आगे ना हो, इससे हम सब लोगों ने सीख लिया, कोशिश करते रहेंगे उस पर काम करें। अरविंद गौड़ जी, जो निर्देशक होता है वो सिर्फ नाटक का नहीं, वो जीवन मंच का जो भी एक बहुत अच्छा सूझबूझ और बारीक नजर रखने वाला होता है, क्योंकि सारे तार तो वहीं से लेता है, जीवन से ही लेता है। अब सवाल ये है कि हमने एक कलाकार, एक निर्देशक के तहत हमने क्या सीखा इस मुश्किल हालात और वक्त में, और हम क्या कहना चाहते हैं साहब गोई के साथ कि सुनो, ठहरो, समझो, वरना हालत अच्छी नहीं होगी तीसरे में भी। अरविंद गौड़ जी, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें सावधानी की जरूरत है और हमारी प्राथमिकता को तय करने की जरूरत है। अभी जो है, जब तक हम हॉस्पिटल भी एक्स्ट्रा खोल देंगे, बिस्तरे भी लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन डॉक्टर और नर्सें जो हैं वो कहाँ से आएंगे? तो अभी हमें सबसे पहले जरूरत है कि हम घर पर जो लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं उनको सही जानकारी दें, कब क्या करना है, कैसे करना है, उनको हिम्मत दें, वो ज्यादा जरूरी है। और एक और मैं अपील करना चाहूंगा कि अभी ये जब भी दुनिया में संकट आया, भारत ने पूरी दुनिया को समर्थन दिया, वहां पर जाकर काम किया, चाहे वो नेपाल हो, चाहे दुनिया को कोई भी देश हो, कहीं पर भी कुछ हुआ, हमारी शांति सेनाएं भी वहां पर गई, हमारे डॉक्टर्स भी गए। तो इस समय हमें पूरे दुनिया से अपील करनी चाहिए कि वहां के डॉक्टर्स आकर यहाँ पर काम करें। अमेरिका में मेडिकल सिस्टम बहुत भारतीयों के हाथ में है, वहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स भारतीय हैं। हम उनसे अपील करें कि वो यहाँ पर आए, नर्सें यहाँ पर आए, क्योंकि इस समय हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी हमें दिखाई दे रहा है कि शहर के अंदर कम हो गया है, क्योंकि टेस्टिंग कम है इसलिए कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर गाँव की तरफ हम जा रहे हैं तो वहां पर बहुत ही बड़ी संकट आ रहा है। तो जरूरत है कि हम दुनिया से अपील करेंगे जी। तो जरूरत है इस समय डॉक्टर्स और नर्सों के लिए, हमें लोगों को बुलाना चाहिए। अभी हमारा संकट है और आगे इसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए कि दोबारा इस तरह के कमी ना हो। जी राइट। हरमीत जी, चैलेंजेस उनका सामना कैसे करेंगे आप? एक विधिवत, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे कर सकते हैं हम? कैसे आगे उसको? देखिए एक बात तो सबसे पहले जरूरी बात करने की, ये ऑक्सीजन की कमी हुई क्यों? ऑक्सीजन की कमी मैं समझता हूं कि दिल्ली में इसलिए हुई है क्योंकि दिल्ली वालों के जो लंग्स हैं वो कमजोर हो चुके हैं पॉल्यूशन की वजह से। यहाँ पर हरियाली खत्म होती जा रही है, पेड़ों को काट दिया जा रहा है। तो हर प्रत्येक आदमी की एक अपनी जिम्मेवारी बनती है कि हम इसके ऊपर ध्यान दें, अपने आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा रखें, एटमॉस्फेयर बढ़िया बनाएं और इससे एक साथ मिलकर काम करें। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी लोगों ने जो इस समय के ऊपर जो कालाबाजारी की है इसके ऊपर रोक होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो अवेलेबिलिटी थी चीजों की वो सिर्फ कालाबाजारी की वजह से रुकी है। और इन लोगों को भी सरकार को इनको सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि बहुत समय मिलेगा, पैसा कमाने के लिए बहुत समय मिलेगा। आज वक्त हम लोगों को बचा लें। राइट हरमीत जी, आपने ये कहा कि कालाबाजारी जो है, कालाबाजारी को जो दंडित किया जाना चाहिए, बहुत अच्छी पॉइंट आपने कहा, जो दंडित किया जाना चाहिए वो सबको दिखाई देना जाना चाहिए कि आपने ऐसा किया तो सरकार ने उनको दंडित किया, सो दैट कि एक सबक मिले। और मैं आखिर में उधर ही रुक करना चाहूंगा विवेक बिंद्रा जी के पास। विवेक जी, आपके पास आया हूं लास्ट में एकदम, और वो इसलिए आया हूं क्योंकि जो आप कहेंगे वो इंस्पायरिंग होगा और हम सब के लिए आज एक सबक होगा। हमने क्या सीखा, हम आगे क्या दे सकते हैं? विवेक बिंद्रा। प्रतीक जी, पहली चीज है, दुनिया की सबसे महान शक्ति है इच्छा शक्ति। अगर वो आ जाए तो बात बन जाएगी। मेरे साथ में यहाँ गुरुद्वारा कमेटी से जो सिंह साहब थे, बड़ा अच्छा मैसेज दिया उन्होंने, पेड़ों का, ऑक्सीजन का। किसी की जिंदगी बचाने वाला एक सुपर हीरो होता है। तो मैं यहाँ पे प्रतीक जी आपको $1 बिलियन आइडिया देना चाहता हूँ। एक ऐसा आइडिया देना चाहता हूँ जिसमें अगर आप अपनी टीम से, अपने एडिटर से, अपने कंटेंट से, अपने मैनेजिंग एडिटर से, अपने सीईओ से बात करें तो गेम चेंज होगा। वो आइडिया क्या है? आप जो है ना, एक चैलेंज चालू करिए, जैसे आइस बकेट चैलेंज, राइस बकेट चैलेंज होता था, ऐसे ही आप एक चैलेंज चालू करिए, ऑक्सीजन मैन चैलेंज। और इस आइडिया में आप 10 लोगों को टैग कर दो। अगर 100 करोड़ की जनता में एक आदमी 10 लोगों की मदद करे और 10 करोड़ लोगों को हमने देश में जोड़ लिया तो 100 करोड़ लोगों की मदद की जा सकती है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है। आपने और मैंने प्रतीक जी कोशिश नहीं की, ये तो एकदम गलत बात है। आप देखो, हमने भी जब बनाया तो 4 दिन के अंदर दुनिया जानती है हमने टर्न अराउंड कर दिया। वेंटिलेटर, ट्रेन डॉक्टर, खाना, सीपीएपी मशीन, जीरो कॉस्ट कर दिया पूरा पेशेंट के लिए। 24 घंटे दवाई दी उनको, ट्रेन नर्सेज दिए, डॉक्टर दिए, 200 बेड लगाए, इसको 2000 करने जा रहे हैं। ये किया, सब कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है।
बात बड़ी सरल है आपसे। एक मैं कहना चाहता हूं कि आप इस समय ऑक्सीजन मैन चैलेंज चालू करो, हैशटैग, और आप मेरे को टैग करो, मैं अपनी फोटो डालूंगा, 10 लोगों को टैग करूंगा। आप प्रतीक जी अपनी फोटो डालो, जो भी सेवा कर रहे हो 10 लोगों को टैग करो। इस समय हमारे को 200-400, 500, 1000, 2000, 5000 लोगों से काम नहीं चलेगा। कम से कम देश में 10 करोड़ लोगों को आगे आना होगा जो आकर के समाज की जिम्मेदारी ले सकते हैं। जब आइस बकेट चैलेंज, राइस बकेट चैलेंज फेमस हो सकते हैं और वो हिट हो सकते हैं, तो ऑक्सीजन मैन चैलेंज कैसे आप हिट नहीं होएगा? क्यों नहीं होएगा? अगर आप प्रतीक जी लग जाओ अपनी टीम के साथ। और ये $1 बिलियन आइडिया मैंने दिया, मैं आपको फीस भी चार्ज नहीं कर रहा इसके लिए, क्योंकि ये सेवा के लिए मैं कर रहा हूं और मैं आपके साथ जुड़ा हूं इसमें। इसको फैलाइए ताकि इंस्पायर कर सकें। हर जगह तो दुख की खबरें मिल ही रही हैं। जितना मन दुखी आज है, इतना दुखी तो कभी नहीं हुआ इतिहास में। मेरे जन्म से लेकर आज तक इतना डिमोटिवेशन कभी नहीं देखा मैंने देश संसार के अंदर। तो इसको इंस्पायर करने के लिए लोगों को अच्छी फोटो देखने दीजिए और लोगों को इंस्पायर करिए और चैलेंज करिए। आप जब किसी दूसरे न्यूज चैनल के एडिटर को चैलेंज करेंगे ना टैग करके उसको, तो उसको भी आना पड़ेगा, उसको भी अपनी फोटो डालनी पड़ेगी कि मैं क्या सेवा कर रहा हूं। और इस तरह सब पूरा देश इकट्ठा होगा और ये फैल जाएगा, ये वायरल हो जाएगा। धन्यवाद प्रतीक भाई। दूसरा मैं फिर याद दिला दूं, पिछली दफा आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था मेरे साथ में, फिर याद दिला रहा हूं। अभी मैंने कुछ और ऑक्सीजन सिलेंडर, कुछ कॉन्सेंट्रेटर का अरेंजमेंट किया है। मैं बोर्ड लाइन नंबर बता रहा हूं और जितने लोगों ने ये वीडियो देखा है उस वीडियो को फैला दे। मैं आपको नंबर दे रहा हूं 9717544495। हमने और बेड्स का अरेंजमेंट कर दिया है और ऑक्सीजन सिलेंडर, और हमारे पास ट्रेन डॉक्टर और नर्सेज अरेंज हो गए। जगह जगह से हम नर्सेज लेकर के आए हैं। एक बार नंबर और नंबर एक बार और बोल देता हूं प्रतीक भाई, 9717544495। किसी की जान बचाने वाला ही सबसे बड़ा सुपर हीरो है, कोई सुपरमैन सुपर हीरो नहीं है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को फैला दीजिए। ये न्यूज 18 इंडिया के वीडियो को प्रतीक भाई भैया जी कहने, इस वीडियो को पूरे बाजार में, दिल्ली एनसीआर के आसपास सबको भेज दो इस वीडियो को, और सबको बताओ कि इस नंबर पे फोन करें और अपना बस कुछ डिटेल आपसे मांगी जाएगी, लीजिए और आपको फ्री में बेड दिया जाएगा। दिन में 10 बार खाना, सब सुविधा रहेगी एकदम बढ़िया। हमने प्राइवेट कमरों के अंदर 2-2 बेड लगाए, एयर कंडीशन रूम, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ट्रेन डॉक्टर आपको संभालेंगे। ये नंबर जरूर शेयर कर दीजिएगा 9717544495। धन्यवाद आपका प्रतीक भाई, थैंक यू सो मच अरविंद जी। और यही ये प्लेटफॉर्म बनता है, प्लेटफॉर्म से चीजें निकलती हैं, चीजें आगे निकल के जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि चीजें हम सीखेंगे भी पीछे से भी और आगे कुछ बेहतर बना पाएंगे। अरविंद जी। जी निसंदेह जो भी अभी हमने सीखा है, जो भी सारा संकट आया है, उसके बीच में एक इंसानियत बहुत जिंदा हुई है। उसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आए हैं। तो उस इंसानियत को और जगाने की जरूरत है। और जो तमाम जो काला बाजारी या गलत काम करने वाले लोग थे, उनके काम को हमके जो है उनको जो है समाज से निकालने की जरूरत है, उनको सजा की जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ जो इंसानियत आई है, इंसानियत जो पनपी है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ये इस पूरे दौर से जो हम निकलेंगे तो बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ होगी, बहुत सारी चीजें हमारे पास होंगी। और सबसे बड़ा होगा हमारे पास युवाओं का वो समूह जो देश के लिए, समाज के लिए सोच रहा है। इस समय देश भर के युवा जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है वो युवाओं का, समाज सेवियों का समूह जो तैयार हो रहा है, वो आगे आने वाले भारत की शक्ल बदल देगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी घटना हो रही है। और वो जो समूह होगा वो धोखा नहीं खाएगा। वो समूह जो होगा वो धोखा नहीं खाएगा और वो बिल्कुल सोचते समझने वाला थिंकिंग ब्रेन होगा, जो आगे बढ़ के समाज सेवा के लिए सामने आएगा और देश को बदलने का काम करेगा। चैलेंज बड़े हैं और हम ही उसको निपटेंगे, ये भी तय है। आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू सो मच। मंडे को फिर मुलाकात होगी भैया जी कहीं के साथ, बने रहिए हमारे साथ। इंजेक्शन जो वायल के